समीर कुमार पाठक। आज आप लोगों से मैं माखनलाल चतुर्वेदी के महत्व पर बातचीत करूंगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि हिंदी प्रदेश में क्रांतिकारी पत्रकारिता के 3 मुख्य प्रतिनिधि हैं: गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी और रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी और चतुर्वेदी जी दोनों कवि थे। विद्यार्थी जी मुख्यतः गद्य लेखक थे, परंतु उन्होंने अपने लेखन से बहुत सारे कवियों, लेखकों, कलाकारों को प्रभावित किया। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता की इस महान त्रयी ने अपने समकालीनों के सामने एक आदर्श भी रखा और एक चुनौती भी खड़ी की। इस त्रयी के सूत्रधार माखनलाल चतुर्वेदी थे। वे क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के भी सूत्रधार थे। 4 अप्रैल 1889 को बावई मध्य प्रदेश में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी का बचपन बहुत अभाव और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए बीता। परिवार में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए बचपन से सहज वैष्णव भक्ति से वो प्रभावित रहे। वे विचार चिंतन में तिलक के अनुयायी थे, लेकिन महात्मा गांधी के विचार चेतना से भी प्रभावित थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का वह समय हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों समकालीन थे। दोनों की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज भी है। गुप्त जी और चतुर्वेदी जी दोनों राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, पर दोनों की भावभूमि में अंतर है। गुप्त जी द्विवेदी युगीन नैतिकता के निकट हैं और माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी स्वच्छंदतावाद के निकट है। मैथिली शरण गुप्त गांधीवादी राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि हैं और माखनलाल चतुर्वेदी क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के। माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के कवियों में विलक्षण किस्म के कवि हैं। उनकी देशभक्ति बलिदान भावना से भरी हुई है। उनमें जो तड़प है वह हिंदी के किसी दूसरे कवि में नहीं मिलती। उनमें धर्म भावना भी प्रबल वेग के साथ दिखती है, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की भावना से धर्म भावना को एकदम जोड़ दिया है। उनकी कविताओं में पता ही नहीं चलता कि उनकी देशभक्ति कब ईश्वर भक्ति में बदल जाती है। संभवतः उन्होंने जो कविताएं लिखी वह नैसर्गिकता और स्वच्छंदतावाद की प्रतिमान है। सृजनात्मकता उनमें इतने प्रचंड वेग के साथ दिखती है कि बाद के कवियों में वैसी सृजनात्मकता का विस्फोट मुक्तिबोध के यहाँ दिखता है। यह अस्वाभाविक नहीं है कि वे मुक्तिबोध के आदि प्रेरकों में से रहे हैं। उनकी कविताएं देशभक्त नवयुवकों का कंठहार बन गईं। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा को गुनगुनाती हुई पूरी पीढ़ी बलिदान की ललकार से भर उठती थी। और चतुर्वेदी जी सिर्फ ललकार ही नहीं रहे थे, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़े भी थे। आगे अपने कारावास के दिनों में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता से प्रभावित हुए थे। कविता थी पुष्प की अभिलाषा। यह कविता आगे ने कॉपी में उतार ली थी और कैदी साथियों के साथ उसका बार बार पाठ करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी पर अपने संस्मरण में वात्स्यायन जी ने लिखा है कि जेल की अवधि समाप्त नहीं हुई थी कि एक और कविता, इस बार लंबी कविता पढ़ने को मिली, कैदी और कोकिला। इस शांत समय में अंधकार को बेध रही, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। यह कविता भी कॉपी में उतार ली। अकेली कोठरी में कई बार जोर जोर से अगे ने यह कविता पढ़ी।
और इसके बहाने मैथिली शरण गुप्त की और दूसरी कविताओं का जिक्र बादशाहन जी ने किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि पुष्प की अभिलाषा कविता एक दौर में पढ़ करके नौजवानों ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। चाह नहीं मैं सुरबाला की, वो वगैरह वगैरह उस कविता में आता है। आगे ने चतुर्वेदी जी का मूल्यांकन करते हुए बहुत सटीक लिखा कि माखनलाल चतुर्वेदी केवल कृतिकार कवि नहीं थे, एक कृति कवि थे, क्योंकि उनकी स्नेह छाया में और भी कई कवि प्रतिभाएं पनपीं। अपनी रचना से बाहर या परे ऐसा प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर हिंदी साहित्य में दूसरे किसी कवि ने पूरी पीढ़ी पर नहीं डाला। माखनलाल चतुर्वेदी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली परंपरा की अटूट कड़ी भी हैं। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय पत्रकारिता की परंपरा में बहुत सारे नाम हैं। प्रताप नारायण मिश्र से लेकर के बाल मुकुंद गोप और राधा मोहन गोकुल और गणेश शंकर विद्यार्थी तक यह परंपरा दिखती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसे पत्रों का संपादन करते हुए उस नवजागरण की चेतना को ही आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग के लेखकों साहित्यकारों ने की थी। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी प्रदेश के पिछड़ेपन के सवाल को, पिछड़ेपन के बीच शिक्षा के सवाल को, सामंती रूढ़ियों के सवाल को, अंधविश्वास को और अंग्रेजी राज के शोषण को, इन सब को एक ही साथ अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उठाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने नवजागरण की इस विचार चेतना का ही कर्मवीर और प्रभा के माध्यम से प्रसार किया, आगे बढ़ाया। वे प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी भी थे, लेकिन उतनी ही निष्ठा के साथ साहित्य के मोर्चे पर भी सक्रिय रहे। 16 साल की उम्र में वे क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हुए। 1906 में 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापकी शुरू की, लेकिन राजनीतिक सक्रियता और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की बेचैनी के कारण नौकरी से त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के होल्टाइमर बन गए और प्रभा और कर्मवीर की क्रांतिकारी पत्रकारिता के द्वारा उन्होंने क्रांति का स्तंभ कायम किया, प्रकाश स्तंभ कायम किया और बाद की बहुत सारी नौजवानों को उन्होंने प्रभावित किया। माधवराव सप्रे तथा विष्णुदत्त शुक्ल मध्य प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत थे। साथ ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक चेतना के संवाहक माखनलाल चतुर्वेदी भी थे। खांडवा के साहित्य प्रेमी कालू राम गंगराड़े के साथ मिलकर साहित्यिक राजनीतिक चेतना की पत्रिका प्रकाशित करने की योजना बनी और नाम रखा गया प्रभा। प्रभा ने अपने प्रवेशांक से ही
हिंदी समाज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उस प्रवेशांक की प्रशंसा करते हुए उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती ने लिखा कि लेख सभी उत्तम हैं। पत्रिका के रूप, रंग और विभिन्न लेखों की श्रृंखला भी सुंदर बनी है और इस योजना में शामिल इसके संपादक, संचालक, इन सबको साधुवाद देना चाहिए। यह उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती की टिप्पणी थी। अक्टूबर 1913 के अंक से माखनलाल चतुर्वेदी का नाम संपादक के रूप में जाने लगा। पहले वे एक साहित्य प्रेमी या भारतीय के नाम से लेख लिखा करते थे और प्रभा के सारे काम देखते थे। प्रभा के मुख पृष्ठ पर विविध विषय संपन्न सचित्र राजनीतिक मासिक पत्रिका लिखा रहता था और प्रभा का मोटो था, उद्देश्य वाक्य था, जागो उठो भाइयों नींद को छोड़ दो, जागो आलस्य को तोड़ दो, मिटे सर्वदा को अविद्या, निशा प्रभा पूर्ण हो जाए प्राची देश। यह प्रभा का मोटो उद्देश्य वाक्य था, ध्येय वाक्य था। प्रभा की प्रशंसा में सरस्वती ने बाद में फिर लिखा, सरस्वती पत्रिका ने फिर टिप्पणी की कि इसके राजनीतिक और आर्थिक या सांपत्तिक लेख बड़े महत्व के होते हैं। संपादकीय टिप्पणियों में संपादकों के सुंदर विचार और सामयिक समालोचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। ऐसी अच्छी पत्रिका का प्रकाशन होते रहना हिंदी भाषा के सौभाग्य का सूचक है। सरस्वती के द्वारा प्रभा को हिंदी भाषा का सौभाग्य मानना प्रभा की शानदार उपलब्धि का परिचायक है। प्रभा अप्रैल 1913 से लेकर फरवरी 1918 तक खांडवा से प्रकाशित हुई और फिर इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेस कानपुर से प्रताप प्रेस से छपने लगी। प्रताप प्रेस से प्रकाशित प्रभा में क्रांतिकारी संगठनों के लोग भी नियमित लिखा करते थे। काकोरी षड्यंत्र के नेता राम प्रसाद बिस्मिल अज्ञात और श्री राम नाम से प्रभा में नियमित लेख लिखा करते थे। अज्ञात नाम से प्रभा में कुछ लेख भगत सिंह ने भी लिखे हैं। मैनपुरी षड्यंत्र के मुख्य नेता गेंदालाल दीक्षित की जीवनी, देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद, जिन पर बहुत सामग्री नहीं है, अभी भी सूफी अंबा प्रसाद पर कम लोग जानते हैं। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में सूफी अंबा प्रसाद का योगदान जो है वो भगत सिंह के चचा अजीत सिंह के साथ वो देश छोड़ ईरान चले गए। ईरान में ही उनकी मृत्यु हुई और ईरान में उनकी मजार है सूकी अंबा के नाम से। बाद में कुछ लोगों ने उन पर छोटी मोटी टिप्पणियां की हैं, लेकिन उस जमाने में राम प्रसाद बिस्मिल ने सूफी अंबा प्रसाद की जीवनी लिखी थी और वो जीवनी प्रभा में छपी थी। मेरे ख्याल से अप्रैल मई 1925 के किसी अंक में वो जीवनी राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई प्रभा में प्रकाशित हुई। प्रभा के लेखकों में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राय कृष्णदास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र,
इलाचंद्र जोशी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, संपूर्णानंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगवान दास जैसे कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो नियमित प्रभा में छपते थे। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवादी नेता माखनलाल चतुर्वेदी से मिलने खांडवा जाते थे। खांडवा प्रवास के दौरान ही जयप्रकाश जी से माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें एक अच्छे सहकारी सहयोगी की जरूरत है, और फिर जयप्रकाश जी ने राम वृक्ष बेनीपुरी को खांडवा भेज दिया। तो कांग्रेस के भीतर जो एक समाजवादी किस्म का विचार समूह पैदा हो रहा था, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे, वो नौजवान द्विवेदी युगीन कविता में या द्विवेदी युगीन कवि मंडल में माखनलाल चतुर्वेदी से जुड़े हुए थे। यह ध्यान रखने की बात है कि माखनलाल चतुर्वेदी गांधी से प्रभावित लोगों से भी जुड़े हुए थे और माखनलाल चतुर्वेदी समाजवादी आंदोलन से निकले जो नौजवान थे उनसे भी जुड़े हुए थे। और कुल मिलाकर वो एक अंग्रेजी राज विरोधी जो बड़ा राष्ट्रीय मोर्चा बन रहा था, या जिस बड़े मोर्चे की जरूरत थी, उसके वह धूरी थे। अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से और लेखकों के संगठनात्मक भूमिका के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने उस बड़े अभाव की पूर्ति की जिसे राजनीतिक संगठन पूरा नहीं कर सकते थे। कर्मवीर की अगर सूची देखी जाए लेखों की, तो हिंदुस्तान की सांपत्तिक लूट, किसानों का सवाल, भारत का नमक हलाल नौकर, यह नादिरशाही क्यों, इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां लगातार कर्मवीर में प्रकाशित हो रही थी। माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसंग में भिन्न भिन्न लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं, खुद माखनलाल चतुर्वेदी ने यदा कदा जो कहा है वो बड़ी काम का है। उस दौर के साहित्य को समझने के लिए तो काम का है ही, उस दौर के राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलनों को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। वो कहते हैं कि जब मैं कर्मवीर का डिक्लेरेशन लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री मिथाइस ICS के पास गया, तो उस समय राय बहादुर शुक्ल जी ने एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि मैं बहुत गरीब हूं और उदरपूर्ति के लिए कोई रोजगार करने के उद्देश्य से कर्मवीर नामक एक वीकली पेपर निकालना चाहता हूं, एक साप्ताहिक निकालना चाहता हूं। लेकिन मुझे यह शर्त मंजूर नहीं थी। मिस्टर मिथाइस ने कहा कि एक अंग्रेजी वीकली के होते हुए आप हिंदी पत्र क्यों निकालना चाहते हैं? तब मैंने निवेदन किया कि आपका अंग्रेजी पत्र तो दब्बू है। कलेक्टर से जो उनकी बातचीत हो रही है कि आपका अंग्रेजी पत्र तो दब्बू है, मैं वैसा पत्र नहीं निकालना चाहता, मैं ऐसा पत्र निकालना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन चलते चलते रुक जाए। कहना न होगा कि मिस्टर मिथाइस मेरे कथन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पत्र को देखना चाहता हूं, मैं आयरिश हूं और आयरिश यह देखना चाहते हैं
कि आप शासन बिगाड़ें और मैं शासन को ठीक से चलाऊं। इसके पहले मिस्टर मिथाइस कुछ कहें, मैंने 2500 रुपए के नोट उनकी टेबल पर रख दिए। मुझे वह 2500 रुपए के नोट दीवान बहादुर वल्लभ दास ने दिए थे कि जमानत देकर मैं करमवीर निकालूं। मिस्टर मिथाइस ने मुझसे कहा कि मैं आपसे जमानत लूंगा नहीं, इसलिए वह रुपया अपनी ही जेब में रख लीजिए। मैं उस शासन को ठीक बनाऊंगा और आपको आलोचना का मौका न दूंगा। देखिए, आज स्वतंत्र भारत में 2020 में सत्ता और पत्रकारिता की बीच का जो रिश्ता बना है, उस रिश्ते में आलोचना की संभावनाएं निरंतर कम हुई हैं। इस कम होने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों के विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है, लेकिन उन बहुत सारे कारणों के बीच पत्रकारिता का दब्बूपन भी कारण है। और जो भारत की स्वाधीनता आंदोलन की पत्रकारिता का विपर्य है, हम आगे नहीं बढ़े हैं। जिस स्वाधीनता आंदोलन की चेतना को लेकर के हमारी पत्रकारिता आई थी आजाद भारत तक, सन 47 तक, या सन 47 के बाद सन 60-70 के दौर में, 80 के दौर में, आज की पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा उन मूल्यों को छोड़ करके पीछे लौट गया है, या वो दूसरे तरह के समझौते कर रहा है, जो समझौता स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य और नवजागरण की पत्रकारिता का विपर्य है, उसका प्रतिलोम है। बहरहाल, माखनलाल चतुर्वेदी ने उस कलेक्टर से बहस करते हुए पत्र निकाला, और पत्र निकला, और उन्होंने सत्ता की आलोचना भरपूर की। और ऐसे लेखक माखनलाल चतुर्वेदी अकेले नहीं थे। आपको ध्यान होगा, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध पत्र हिंदी प्रदीप, कई बार प्रेस एक्ट प्रतिबंध लगा। उसी की वजह से वो इलाहाबाद कायस्थ पाठशाला के संस्कृत प्रोफेसर से हटाए गए, प्रोफेसरी चली गई, लेकिन अंग्रेजी राज की आलोचना का तेवर नहीं गया। सत्ता का विरोध की जो संस्कृति है, वह संस्कृति मंद नहीं पड़ी। एक दूसरा अखबार का मैं नाम लेना चाहूंगा, बिजनौर से प्रकाशित उर्दू का अखबार मदीना, मौलाना सज्जाद उसके संपादक थे। उस पर दर्जनों प्रतिबंध लगे, लेकिन मदीने की अंग्रेजी राज विरोधी चेतना, सत्ता विरोधी चेतना, पत्रकारिता का काम ही है सत्ता की आलोचना, शासन सत्ता की आलोचना। ये पत्रकारिता का सिद्धांत है, और यहीं से क्रांतिकारी पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता का तेवर बनता है। आज 21वीं शताब्दी में आधुनिकता और तीव्र विकास की भागम भाग में, सांप्रदायिक धार्मिक विद्वेष के वातावरण में, पत्रकारिता वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की जगह जाने अनजाने राजनीतिक दुरभिसंध और सत्ता के तिकड़म में भागीदार है। और उसका चरित्र लगातार गिरा है। उसे बहुत आगे जाना था, लेकिन वह समझौते करके पीछे हटी है। इस संदर्भ में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, जो साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता के मोर्चे पर भी संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों पर लौट करके विचार करना चाहिए। आज के साहित्य को भी उनसे सीखना चाहिए, और आज की पत्रकारिता को भी सीखना चाहिए कि साहित्य और पत्रकारिता के संतुलन के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ, अंग्रेजी राज विरोध के साथ, सांस्कृतिक उन्नयन, जातीय गौरव, देशभक्ति, समाज हितैषिता, इन सब की भावना को इन साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने अपनी लेखनी से स्वर दिया।
करमबीर का सौभाग्य यह था कि जब उस पर प्रतिबंध लगा तो देश के भिन्न भिन्न शहरों में उसके समर्थन में जुलूस निकले, सभाएं हुई। उसकी प्रतियां केवल हिंदुस्तान में नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक जाती थी। कैसे भारत की राष्ट्रीय चेतना से दुनिया भर के स्वर जुड़े हुए थे, वो सब एक अलग चर्चा का विषय है। कभी किसी संदर्भ में जब हम लोग बात करेंगे तो गदर पत्र और सत्यभक्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, गदर आंदोलन, भारत की जो सरकार, अस्थायी सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, जिसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप थे, जिसमें बरकतुल्ला भोपाली प्रधानमंत्री थे, उबैदुल्ला सिंधी जिसके गृह मंत्री थे, और यह सब कुछ जुड़ा हुआ था। दुनिया भर के जो आंदोलन थे, गदर आंदोलन, गदर पार्टी जब बनी थी तो वो सब कुछ जुड़ा हुआ था। कैसे भारत से बहुत सारे पत्र विदेश जाते थे और वहां से बहुत सारे पत्र भारत आते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक पत्र था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो भारत छिप छिप करके लोग उन्हें पढ़ते थे। तो वो सब एक अलग हिस्सा है क्रांतिकारी आंदोलन का। और उस परिप्रेक्ष्य के हिंदी में धूरी हैं माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी और रामवृक्ष बेनीपुरी। साहित्य के अलावा साहित्येतर प्रसंग को लेकर के भी जो देश में कवि लेखक जिस मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी एक हिंदी साहित्य का बड़ा हिस्सा है जिस पर बहुत बातचीत नहीं की जाती है। करमबीर से क्रांतिकारी आंदोलन की पूरी पीढ़ी जुड़ी हुई थी। उसके माध्यम से हिंदी भाषी क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में नए उत्साह, नए उमंग और नए जोश का संचार हुआ। इसका पूरा श्रेय माखनलाल चतुर्वेदी के असाधारण व्यक्तित्व को जाता है। वे न तो राजनीति में प्रतिबद्ध होने के कारण साहित्य को पिछलग्गू मानते थे और न साहित्यिक प्रतिबद्धता के कारण राजनीतिक कार्यों को हल्के ढंग से टालते थे। वे स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय, राजनीति और साहित्य के सहयोग के शानदार मिसाल हैं। और ऐसी मिसालें साहित्य के इतिहास में बहुत नहीं हैं। यह उनका महत्व है। हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी जिस परंपरा में आते हैं, उस परंपरा में और बहुत सारे लोग हैं जिनका साहित्य के इतिहास में हम पर्याप्त चर्चा नहीं करते हैं। जैसे राधा मोहन गोकुल, जैसे बालकृष्ण भट्ट, जैसे दुर्गा शंकर मिश्र, जैसे एक भारतीय युग के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, जिन्होंने चीन में 13 मास शीर्षक किताब लिखी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर नए ढंग से देखे जाने की जरूरत है, उनको फिर से पढ़े जाने की जरूरत है। जैसे शिवपूजन सहाय तो बाद में छायावाद के दौर में उनका पूरा लेखन एक अपने ढंग से, वह छायावाद से अलग वो लिख रहे हैं। उपन्यास भी लिख रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, संस्मरण भी लिख रहे हैं, रिपोर्टाज भी लिख रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे लेखकों के साथ वो सहयोगी भूमिका में हैं। वो शायद उनका ऐसा काम है जिस पर अभी बहुत चर्चा नहीं होती। तो इसलिए समूचे युग को देखते हुए उसमें जो इस तरह के विलक्षण लेखक हैं,
जो साहित्य के साथ साथ भिन्न भिन्न मोर्चे पर साहित्य को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर भी साहित्य के इतिहास में देखना चाहिए। और ये ऐसे देखने से यह इसका फायदा है कि साहित्य के भीतर की कड़ियां आपको जुड़ते हुए दिखेंगी। कहीं वह गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से जुड़ते हुए दिखेंगी, कहीं वह माखनलाल चतुर्वेदी के माध्यम से जुड़ते हुए दिखेंगी, कहीं वह शिवपूजन सहाय के माध्यम से जुड़ती हुए दिखेंगी। तो इसलिए ऐसे लेखकों पर चर्चा करने का एक अलग महत्व है। धन्यवाद।